So, in the last lecture, we have completed the half chapter of financial statement analysis. Today, we'll be doing the next topics of the chapter. So, the first topic is procedure of the financial statement analysis. यानी कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट या पीएनएल का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है. Broadly speaking, there are three steps involved in the analysis of financial statements. तीन स्टेप्स होते हैं. पहला होता है सिलेक्शन, सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज इंटरप्रिटेशन. The first step involves selection of the information relevant to the purpose of analysis of the statement analysis. यानी कि जो भी डाटा रेलेवेंट है, जो भी चीजें हमें चाहिए, जो भी रेलेवेंट है हमारे लिए, हम उसको सिलेक्ट करते हैं. सेकेंड मेथड में इन्वॉल्व इन द मेथोडिकल classification of the data, and the third step includes a drawing of in reference and the conclusions. दूसरा होता है मेथोडिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि उस डाटा को क्लासिफाई करना. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वन डाटा, we select that data in the first step, then we classify that data in the second step, and in the third step we draw some conclusions. हम फिर कुछ conclusions find out करते हैं, right? So the following procedure is adopted for analysis and interpretation of the data. Let's see. The first one is the analysis should acquaint himself with the principles and the postulates of accounting. मतलब the analysis should know the company's accounting principles and management policies. जो भी हमारा एनालिसिस है, जो भी यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है, उसको प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी की क्या प्रिंसिपल्स है और कंपनी की क्या पॉलिसीज है. उसको ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए. Second one is the extent of analysis should be determined so that the sphere of the work may be decided. यानी कि इसमें हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर रहे हैं, लिक्विडिटी को चेक कर रहे हैं, सॉल्वेंसी को चेक कर रहे हैं. यानी कि अगर तो प्रॉफिटेबिलिटी है तो हम प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे. अगर फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा बैलेंस शीट पे. यानी कि हमें किस चीज को कब एनालिसिस करना है, अगर हमें वो देखना है तो अगर हमने देखना है प्रॉफिट लॉस को तो हम पीएनएल को देखेंगे, और अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो हम बैलेंस शीट को फोकस करेंगे. राइट? सो दिस मीन्स द स्कोप ऑफ एनालिसिस. थर्ड वन इज द फाइनेंशियल डाटा गिवन इन द स्टेटमेंट शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड एंड रीअरेंज्ड. जो डाटा है उसको रीऑर्गेनाइज या रीअरेंज करना है. यानी कि जो बिग बिग स्टेटमेंट्स हैं, जो बैलेंस शीट में स्टेटमेंट्स हैं, उनको स्मॉलर चीजों में हमें ऑर्गेनाइज करना है. फॉर एग्जांपल, हम बैलेंस शीट में क्या देखते हैं, बैलेंस शीट में हम एसेट्स देखते हैं, फिर हम लायबिलिटीज देखते हैं, ठीक है, देन हम कैपिटल देखते हैं, देन हम एसेट्स में भी करंट एसेट्स देखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं. तो हम इनको चीजों को ब्रेक करते हैं. सो दैट ब्रेकिंग अप ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नोन एज रीऑर्गेनाइजिंग और रीअरेंजिंग द डाटा. फिर हम इसको जो कन्वर्ट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइक जो है चीजें हैं, उनको हम इजीली कंपेयर करने के लिए उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं. नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड. अब फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है अमंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ टूल्स. फिर हम वेरियस टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि रेशियोज, ट्रेंड्स, कॉमन साइज फंड्स फ्लो. ये हमने प्लस 2 में सारी चीजें पढ़ी है. हमने कैश फ्लो पढ़ा होगा, रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा. तो ये सारी चीजें क्या करती है कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती हैं बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर हम बताएं कि अगर हमने सपोज किसी भी बैलेंस शीट को एनालिसिस किया है एंड अगर हम बता दें कि 10% प्रॉफिट हुआ है ड्यू टू हायर सेल्स, सो दिस इज इंटरप्रिटेशन. क्या इंटरप्रेट किया हमने कि 10% जो हमारी प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज्ड सेल. ठीक है जी. तो ये हमने कहा इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना. एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन. यानी कि जो भी हमने इंटरप्रेट किया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये इंटरप्रेट किया है तो हम इससे क्या है जो हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे. सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस. पहले हम क्या करते हैं, पहले जब भी हमने एनालिसिस करना होता है हमें प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, तो ही हम एनालिसिस कर पाएंगे. और फिर जब हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं फिर हमें स्कोप पता होना चाहिए कि हमने देखना क्या है. क्या हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है या हमने पोजीशन देखनी है. ठीक है. तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. फिर हमने उस चीज को ब्रेक डाउन करना है, रीऑर्गेनाइज करना है. उसके बाद हमने रिलेशनशिप बनाना है, एस्टैब्लिश करना है. जैसे हमने रेशियोज देखे, ट्रेंड्स देखे, कॉमन साइज देखा, फंड फ्लो देखा, एक्सेट्रा. फिर उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है कि क्या हमें इंफॉर्मेशन नजर आ रही है. एंड लास्टली हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे. सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसमें कुछ मेथड्स होते हैं एनालिसिस करने के। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल the analysis and the interpretation is used to determine the financial position and the results of operation. A number of methods and devices are used to find the relationship. Okay, so for example हम जितनी भी बैलेंस शीट है उसमें कितनी सारी चीजें दी होती है, एसेट्स दी होती है, लाइबिलिटीज दी होती है ना, हमें पीएनएल दिया होता है, पीएनएल में कितनी सारी चीजें दी होती है। तो हमने इनको जो है इनको एक लिंक बिठाना है, इनका एक रिलेशनशिप बिठाना है। तो हमें वो रिलेशनशिप बताने में कौन हेल्प करेगा, हमें ये सारे टूल्स एंड मेथड्स हमें हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, फंड्स फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस एंड कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। अब ये सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट प्लस 2 में एक बार ही पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले 3 जो मेथड्स हैं वो बोल रहे हैं कौन कौन से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और कॉमन साइज। ये जो 3 हैं आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पेजेस इन दिस चैप्टर। जो हमारा कैश फ्लो है, रेशियो एनालिसिस एंड कॉस्ट वॉल्यूम है, वो सेपरेट चैप्टर्स में आगे बताए जाएंगे। तो अभी हम इस जो अब हम ये चैप्टर कर रहे हैं इसमें हम सिर्फ कंपैरेटिव, ट्रेंड और कॉमन साइज ही पढ़ेंगे। So let's start with the comparative statements. Comparative financial statement is a tool of financial analysis used to study the magnitude and the direction of changes in the financial position and performance of the firm over a period of time. यानी कि क्या बोल रहे हैं कंपैरेटिव, अब जो स्टेटमेंट्स है वो क्या होती है हम पहले वो देखेंगे। तो ये एक टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस का, यानी कि जो भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, हमने देखा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, वो हम कैसे करते हैं उसका एक टूल है विच इज नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, सो comparative financial statements show figures of 2 or more periods side by side. अब ये क्या करते हैं, ये दो या दो से ज्यादा जो टाइम पीरियड है उसको साइड बाय साइड पे फिगर्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2020 का डाटा, ये 2021 का डाटा। नाम से समझ में आ रहा है कंपैरेटिव, यानी कि कंपेयर करना। ओके, कंपेयर करते हैं ये। They help us compare changes in the financial position and the performance over the period of time. अभी हमें कैसे हेल्प करते हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हमारे पास चेंजेस आई हैं उसको देखने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ 2021 एंड सेल्स ऑफ 2020, ये हमें बताता है कि कैसी हमारी सेल्स कम हुई है या सेल्स बढ़ी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब जो दो इसमें स्टेटमेंट्स हैं जो हम बनाते हैं, दे आर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म। ठीक है, अब व्हाट आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स शो। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या दिखाता है, एब्सोल्यूट फिगर्स, यानी कि रुपी अमाउंट्स डायरेक्टली, ये डायरेक्टली पैसे बताता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या बताता है, पैसे। चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट फिगर्स। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि हमने क्या देखा, चेंजेस देखे, यानी कि कंपैरिजन देखा, तो ये चेंजेस भी बताता है। एब्सोल्यूट डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अब ये परसेंटेज भी बताता है कि कितने परसेंट हमारा इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। कंपेयर कर रहे हैं ना हम, इंक्रीज और डिक्रीज इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कंपैरिजन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ रेशियोज, रेशियो में भी बताता है A:B में। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल्स, और ये टोटल जैसे कि सेल्स हो गया 100%, एक्सपेंसेस हो गया परसेंटेजेस ऑफ सेल्स, या जो भी ये सारी चीजें परसेंटेज में दिखाता है। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट मींस दो चीजों में कंपेयर करना, और कंपेयर करने में वो क्या क्या दिखाते हैं, एब्सोल्यूट फिगर्स, चेंजेस, डाटा, इंक्रीज डिक्रीज, कंपैरिजन इन रेशियोज एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव पहला ट्रेंड्स को शो करना, इंडिकेट द ट्रेंड्स to indicate whether items like sales, profit, assets are increasing or decreasing over the time. ये बताता है कि 2020 में और 2021 में जो हमारा सेल्स है या जो हमारा प्रॉफिट है या जो हमारे एसेट्स है वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ट्रेंड बताता है। शो ट्रेंड्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेरियस आइटम्स लाइक एसेट, सेल्स, प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आता है जज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यानी कि ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताता है। जो मैनेजमेंट है वो बेटर प्लान्स बना सकती है फॉर फ्यूचर। अगर हम कंपेयर कर लें, अगर फॉर एग्जांपल हम कंपेयर कर लें कि 2020 में और 2021 में क्या फर्क है, तो हम उससे ये बता पाएंगे
कि हमारे और हम फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हम प्लान कर सकते हैं। फाइन। द नेक्स्ट वन इज इनहैंस यूजफुलनेस, यानी कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, यानी कि मोर मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बताते हैं। जब हम किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं और हम उसको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने पिछले साल क्या किया था और इस साल हमें क्या करना चाहिए। टू इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि बहुत सारी चेंजेस होती है, जैसे कि प्रॉफिट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स, हमारी कितनी लायबिलिटी पहले थी, कितनी लायबिलिटी अब हो गई, कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ये हमें बताता है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। नाउ फॉर एग्जांपल मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है, मैंने उस पे एनालिसिस करना है, तो मैं पहले टूल क्या यूज कर सकती हूँ, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टूल। अब इसमें मैं क्या करूंगी कि पहले मैं पिछले साल के अपने देखूंगी सारी चीजें अब, और फिर मैं इस साल की देखूंगी। इससे मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ, फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देख सकती हूँ, फिर मैं प्लानिंग कर सकती हूँ फ्यूचर के लिए कि मेरे को अपना काम बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, कुछ भी। फिर मैं जो भी मेरे चेंजेस है वो मैं बता सकती हूँ। देन मैं यूजफुल रिपोर्ट्स बना सकती हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई कैन डू विद द comparative statement analysis. Okay, so this one is the first tool जो हमने कुछ tools किए थे। Okay, ये जो हमने tools किए थे इसमें से पहला हमने बोला था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा हमने बोला था ट्रेंड एनालिसिस एंड तीसरा बोला था कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया सारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का मीनिंग, उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट करने से हमें क्या क्या पता चलता है, उसके बाद उसका पर्पस, एंड देन इट्स टू कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से थे, पहले एक बैलेंस शीट एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट। ओके, नाउ विल सी अबाउट द ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ओके, इसके बाद हम ये भी चीज रहती है, हम ये जो दो चीजें हैं बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, हम इसकी भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ओके, सो पहला हम देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या होता है। व्हाट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट? इसका मतलब होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन टू और मोर डेट्स साइड बाय साइड्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट हम दो डेट्स की बना रहे हैं। ओके, दीज आर द एसेट्स ऑफ द टू डेट्स एंड दीज आर द लाइबिलिटीज ऑफ द टू डेट्स। ठीक है, तो दिस इज लाइक जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, इसमें क्या कर रहे हैं हम दो या दो से ज्यादा दिन डेज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ओके, इट हेल्प्स। अब ये ओके, comparative balance sheet of an enterprise is prepared to show different assets and liabilities and capital and two or more dates to compare and ascertain increase and decrease in the absolute items and also the percentage change। यानी कि इसमें वो क्या बोल रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है? ये एक ऐसी बैलेंस शीट होती है जिसमें हम एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को दो या दो से ज्यादा डेट्स पे जब हम कंपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नाम से समझ में आ रहा है, कंपेयर करना बैलेंस शीट को, और कैसे दो या दो से ज्यादा डेट्स के साथ एक दूसरे को साइड बाय साइड कंपेयर करना। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस है? द फर्स्ट वन इज दैट मोर यूजफुल देन अ सिंपल बैलेंस शीट। ये एक सिंपल बैलेंस शीट से ज्यादा यूजफुल होती है। वो कैसे? अब क्योंकि ये डाटा दिखाती है, एज इट शोज डाटा विच मे बी यूज टू स्टडी ट्रेंड ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि ये हमें कंपेयर करने में हेल्प करती है कि पहले हम कैसे थे अब हम कैसे हैं। राइट, तो ये ज्यादा यूजफुल है। एक नॉर्मल बैलेंस शीट को देखें और अगर हम एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट को देखें तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ज्यादा यूजफुल रहेगी बिकॉज वो हमें कंपेयर करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेटिंग एन ओपिनियन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ एंटरप्राइज। अब सपोज एक मेरा बिजनेस है, मैं एक बैलेंस शीट बना रही हूँ, उससे मेरे को कुछ इतना अच्छा एनालाइज नहीं हो रहा, पर जब मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रही हूँ तो मेरे को इतना ज्यादा अच्छा एनालिसिस मिल रहा है उससे,
मुझे अपनी प्रोग्रेस शो हो रही है, यानी कि मैंने कितना ज्यादा इंक्रीज किया है, कितना ज्यादा मेरा लॉस हुआ, जो भी। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक नेचर। अब इसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, यानी कि एक नॉर्मल बैलेंस शीट जो है वो एक ही डेट की पोजीशन बताती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 31 मार्च को मैंने बनाई है बैलेंस शीट, तो वो मेरे को 31 मार्च को ही उसकी पोजीशन बताएगी। बट अगर मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाती हूँ, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में मुझे साइड बाय साइड 2-3 डेट्स की पोजीशन भी पता चल सकती है, एंड उसमें मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ एंड अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे डिसीजंस ले सकती हूँ। द थर्ड वन इज द लास्ट वन इज हेल्पफुल इन एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है एंड हमारी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है, कितनी ज्यादा कम हो रही है, राइट। सो इट इज हेल्पफुल इन एनालिसिस। कंपेयर करना हमेशा सबसे बेस्ट रहता है किसी भी चीजों में। अब इसका प्रोसीजर क्या है, लेट्स सी द प्रोसीजर। द फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स। पहले हम बनाएंगे पर्टिकुलर का कॉलम। ओके, सो दिस इज द okay, fine. So this is the, we can say the procedure. Okay. पहले तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एक इसका पर्टिकुलर कॉलम होते हैं, फिर इसमें एक डाटा ऑफ प्रीवियस पीरियड यानी कि ईयर्स बैलेंस शीट होती है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, ठीक है। फिर उसमें करंट ईयर की बैलेंस शीट भी होती है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट वैल्यू, इंक्रीज डिक्रीज भी बताते हैं एब्सोल्यूट चेंज में, और परसेंटेज चेंज में भी इंक्रीज या डिक्रीज बताते हैं, राइट। सो ये हमारा तरीका होता है एक बैलेंस शीट बनाने का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड दिस इज अ बैलेंस शीट, आप एक बार इसको चेक कर सकते हो, एक नॉर्मल बैलेंस शीट की तरह ही है, बट ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट है। हम नॉर्मल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं कि सिंपल हमने ये लिखा और हमने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज वगैरह लिख दी, बट इसमें क्या होता है, पहले पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर। हम अगर चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम वैसे ही उन चीजों को लिखेंगे, पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, पिछला साल, अब का साल, फिर एब्सोल्यूट चेंज उसमें क्या हुआ, यानी कि बी माइनस, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, एंड अगर अब हमें परसेंटेज निकालना है तो हम इसको इसके साथ हम अपनी परसेंटेज निकालेंगे इनटू 100 करके। ओके, आई होप द फॉर्मेट ऑफ द लाइक कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज क्लियर टू यू। फिर नॉर्मल हम इसमें जो भी है इक्विटीज लायबिलिटीज या जो भी हम जैसे भी बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम फंड्स लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, आफ्टर दैट करंट लायबिलिटीज, फिर हम टोटल एसेट्स वगैरह लिखते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव इनकम एंड इनकम स्टेटमेंट में, यानी कि हम कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब हम ये देखते हैं। द इनकम स्टेटमेंट गिव्स द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है वो शो करता है कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस अ बिजनेस मेड इन पीरियड, यानी कि एक पीरियड में हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ है। इट शोज द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है वो 2 और मोर ईयर्स की इनकम को कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स 2020 एंड इट्स 2021, तो इसमें कंपैरिजन होता है, राइट, कंपैरिजन होता है बिटवीन द इनकम ऑफ 2। ओके, so this is 2020 and this is 2021. It does not give numbers but also absolute change in rupees, percentage change. So it gives a clear idea about the profitability and the progress of the business over a period of time. यानी कि ये बताता है कि कितना हमारा प्रोग्रेस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर 2020 में हमारा कुछ प्रॉफिट था, सपोज 50,000 था, एंड हमारा 2021 में हमारा 1 लाख हो चुका है प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस आया है, कुछ चेंज आया है, राइट। तो उसमें वो प्रोग्रेस बताता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, टू एनालाइज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि टू चेक वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉसेस। चेक वेदर द प्रॉफिट और लॉस। ओके, सो ये बताता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नेक्स्ट वन इज शो ट्रेंड एंड डायरेक्शन, यानी कि ट्रेंड और डायरेक्शन बताता है
यानी कि क्या हमारे सेल्स, क्या हमारे एक्सपेंसेस, क्या हमारा प्रॉफिट, ये सब चीजें इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, ये सारी ट्रेंड्स बताता है। ट्रेंड्स का हमेशा मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन आवर बिजनेस। नेक्स्ट इज टू एनहांस द यूजफुलनेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, उसको और ज्यादा यूजफुल बनाना। क्योंकि एक जो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट होगी, ठीक है, और एक जो कंपेयर की गई होगी इनकम स्टेटमेंट, उन दोनों में फर्क होगा। नॉर्मल वाले में हमें सिर्फ प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है, सपोज XYZ हमारा प्रॉफिट है, बट जब हम कंपेयर करेंगे ए और बी को, तब हमें पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में हमने कितना प्रोग्रेस या हमारा कितना लॉस हुआ है, राइट। लास्ट वन इज टू हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग द प्रॉफिट्स, यानी कि इसमें हम ये बता सकते हैं कि इसमें हमारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारा फ्यूचर प्रॉफिट्स, फाइन। सो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज इसका प्रोसीजर क्या है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम है, इसमें एज इट इज सेम है। पहले हम पर्टिकुलर कॉलम बनाएंगे, फिर हम प्रीवियस डेट का लिखेंगे, देन करंट पीरियड, देन इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, सेम एज जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट के हमने कॉलम्स देखे थे, सेम कॉलम्स इसी में होंगे, ठीक है। इसमें डाटा अलग होगा, जैसे उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी, इसमें कुछ अलग होगा, बट इसमें कंपेयर हम दोनों चीजों में कॉलम्स सेम टू सेम रहेंगे। दीज आर द कॉलम्स, बेसिकली हमने कौन से कॉलम्स बनाने हैं, फाइन। सो दिस वाज अबाउट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमने तीन चीजें पढ़नी है। पहला हमने देखा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नेक्स्ट हमने देखना था कॉमन साइज स्टेटमेंट, और तीसरा हमने देखना था ट्रेंड एनालिसिस, फाइन। तो इसमें हमने देख लिया, ये हमने चीजें पढ़ ली, ये थे टूल्स हमारे, राइट। अगर आपको याद होगा तो हमारा टॉपिक बेसिकली यहां से स्टार्ट हुआ था। इसमें हमने दो चीजें देखी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव P&L, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है। ये जस्ट इतना सा ही टॉपिक है फॉर द थ्योरी पार्ट, ओके। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, balance sheets and income statements are shown in analytical percentage. अब इसमें वो बोल रहे हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होती है एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें ऑल द आइटम्स आर शोन एज द परसेंटेज ऑफ द कॉमन टोटल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉमन टोटल बना है, ठीक है, कॉमन टोटल में से जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अब इसमें सारी जो आइटम्स है वो परसेंटेज पे शो होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो हमारे टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, टोटल एसेट्स हैं हमारे 100%, ठीक है, उसमें से ईच एसेट कैश स्टॉक डेटर्स इज शोन एज द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। इसमें परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स बताया गया है, और ईच लाइबिलिटी को परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटीज बताई गई, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल हो गया एसेट्स में जैसे कि कैश स्टॉक डेटर्स, और लाइबिलिटीज में जैसे कैपिटल लोन क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इनकम है, इनकम स्टेटमेंट है, ये था बैलेंस शीट का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट है तो उसमें सपोज नेट जो हमारा सेल्स है वो है 100%, ठीक है। अब ऑल आइटम्स जैसे कि COGS हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, एटसेट्रा, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये परसेंटेज ऑफ सेल्स में शो की जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कि जिसमें हमारी सारी चीजें कॉमन टोटल के ऊपर परसेंटेज में सारी आइटम्स दी गई होती हैं। अब हम इसे यूज क्यों करते हैं, राइट। पहले हम इतना रीड कर लेते हैं। द फिगर्स आर शोन एज द परसेंटेज ऑफ टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स। मैंने आपको बता दिया, टोटल एसेट्स जैसे हमने 100 लिए, एंड डिफरेंट एसेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। जितने भी एसेट्स थे मैंने आपको बताया, कैश स्टॉक जो भी, और हमारा हो गया डेटर्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें
परसेंटेज में बताई जाती है टोटल के। सिमिलरली लाइबिलिटीज का मैंने आपको बता दिया। द स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पोनेंट परसेंटेज और 100% स्टेटमेंट बिकॉज एवरी इंडिविजुअल आइटम्स इज स्टेटेड इन द परसेंटेज ऑफ द टोटल। ठीक है जी। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉम्पोनेंट परसेंटेज और 100% स्टेटमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि एवरी जो इंडिविजुअल आइटम है वो स्टेटेड होती है परसेंटेज में। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा बुक में वैसे नहीं बताया, पर हम वैसे बता सकते हैं कि ये कैसे हेल्प कर सकती है। इट हेल्प्स कंपेयर कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है। अगर हमने उसमें कंपेयर करना हुआ तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कॉमन साइज के साथ। फिर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकता है, जैसे कि अमाउंट्स की प्रॉब्लम होगी, है ना, पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम। जब हम कंपेयर करते हैं तो पैसों में कंपेयर करने में कई बार हमें प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिमूव कर सकती है। फिर स्ट्रक्चर जो है फाइनेंशियल डाटा का, ये क्लियरली बताती है कि प्रॉपर जो डाटा है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि ये परसेंटेज के बेस पे होती है। और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये कंपेयर कर सकते हैं 2 और मोर कंपनीज में, इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं इसके साथ। फिर ये स्ट्रक्चर बताती है एसेट्स का, इनकम्स का, लायबिलिटीज का। ठीक है। फिर ये हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बताती है कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं, कितने फिक्स्ड एसेट है एज एन परसेंटेजेस। फिर ये ट्रेंड्स ओवर द टाइम कि हमें मतलब जैसे 2020 में और 2021 में हमारा कितने परसेंटेज का चेंज आया है, तो ये परसेंटेज में सारी चीजें जो होती है वो बताती है। राइट। सो इट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब लास्ट वन इज हमारा ट्रेंड एनालिसिस। अब हमारा ये भी हो गया। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब लास्ट वाला आता है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है हम वो देखते हैं। ठीक है जी। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? Trend analysis means studying financial data over several years to see if it's increasing or decreasing or staying the same. बहुत सारे years में जब हम डाटा कैसे कि जैसे सेल्स, प्रॉफिट, ठीक है, हमारा एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है, ये जो मैंने जितनी भी ऊपर चीजें बताई ना, कंपैरेटिव हो गया, कॉमन साइज हो गया या ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कंपैरिजन की बेसिस पे ही बताई गई हैं, क्योंकि हमने जब हम एनालाइज करते हैं तो एनालाइज हम कंपैरिजन के साथ और अच्छा कर पाते हैं, बट सब में कुछ ना कुछ चेंज है। राइट। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 2015 से लेके हमें 2020 तक का बताना है कि हमारा कितना लाइक डिफरेंस है, कितना इंक्रीज है या कितना डिक्रीज है या जो भी। तो ये ट्रेंड एनालिसिस हमें ये करने में हेल्प करता है, और ये बिजनेस की डायरेक्शन जानने में भी हेल्प करता है। क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या क्या हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। राइट। क्या हमारा बिजनेस पॉजिटिव है या हमारा बिजनेस नेगेटिव जा रहा है, ये भी बताने में हेल्प करता है। अब ये होता कैसे है बेसिकली। ओके। पहले हम ये देखते हैं, पहले हम इसका एक बारी ये रीडिंग करते हैं। The financial statements may be analyzed by computing trends or the series of information. Series of information बताई गई होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई है 2015 से लेके 2020 तक की। ये जो मेथड है ये डिटरमाइन करता है कि जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स यानी कि पॉजिटिव है या डाउनवर्ड्स यानी कि नेगेटिव है। जो इन्वॉल्व करता है कॉम्पिटिशन ऑफ परसेंटेज रिलेशनशिप दैट ईच स्टेटमेंट्स आइटम बेयर्स टू द सेम आइटम इन द बेस ईयर। राइट। अब इसमें बेस ईयर भी हम लेते हैं, उसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। द इंफॉर्मेशन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स इज टेकन अप एंड 1 ईयर। जनरली द फर्स्ट ईयर इज टेकन एज अ बेस ईयर। जो भी हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसको हम बेस ईयर मानते हैं। द फिगर्स ऑफ द बेस ईयर आर टेकन एज 100 एंड द ट्रेंड रेशियोज फॉर ईच ईयर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर। अब हर जो ईयर का कैलकुलेट होगा वो बेस ईयर पे ही कैलकुलेट होगा। द एनालिसिस्ट, जो बंदा एनालिसिस करता है उसको हम बोलते हैं एनालिसिस्ट, इज एबल टू सी द ट्रेंड्स। वो फिर बता सकते हैं कि अपवर्ड जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने बेस ले लिया 100, अब हम इसमें बता सकते हैं कि हाँ जी पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है। हमने कैसे बताया? बेस ईयर के साथ। ठीक है जी। तो ऐसे होता है। Now, for example, if the sales figures from 2015 to 2020 are studied, जो sales है 2015 के उसको हम 100 लेंगे एंड इसमें से हम परसेंटेज बताएंगे। ठीक है जी। ओके। तो
अब ये तो जस्ट मैंने आपको एक वो नॉर्मल सी चीज बताई थी कि अगर हमने वैसे देखना हो, बट इसमें हम बताते हैं परसेंटेज पे, ठीक है। ओके, सो हम 2015 को 100 लेते हैं एंड द परसेंटेज ऑफ द सेल्स ऑल ओवर द ईयर्स विल बी कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू द बेस ईयर। जितने भी हमें ईयर्स का कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन जो हमारी होगी वो हमारी बेस ईयर के साथ होगी। The trends of the sales shows that sales have been more in all the years since 2015. The sales have shown us upward trend except 2017. 17 में हमें अपवर्ड देखने को नहीं मिला, ठीक है। सेल्स when sales were less than the previous year 2016. अब इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव शो हो रहा होगा। A minute studies of trend shows that the rate of increase in the sale is less in 2019 and 20. अब जो increase इसमें है ये बहुत कम है, right? तो ये less increase है, यानी कि सिर्फ increase in 10% in 2019 as compared to 18 is the 5% in 2020 as compared to 2019. अब इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ 5% का है और इसमें हम देखें तो 10% का है। ये भी हमें एनालाइज करने में पता चलता है, ठीक है जी। इसमें हम देखें तो 20% का हुआ है, इसमें फिर आके 10% हो गया, यानी कि नेगेटिव चला गया, इसमें भी नेगेटिव आ गया और इसमें भी फिर नेगेटिव आ गया, ठीक है जी। दो द सेल्स इज मोर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। ओके, मैं दोबारा ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा और क्लैरिटी से, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम 100 के साथ देखें, 100 के साथ देखेंगे तो ये हमें लगेगा कि हाँ जी बढ़ गई है, ये भी हमें बढ़ी हुई लगेगी, ये भी बढ़ी हुई लगेगी, ये भी बढ़ी हुई लगेगी और ये भी बढ़ी हुई लगेगी एज कम्पेयर टू 100, ठीक है, सारी बढ़ी हुई है। बट अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें, बेस ईयर के अकॉर्डिंग देखें, ये इंक्रीज हो रहा है 20% का, ठीक है जी, ये इंक्रीज हो रहा है। अब ये फिर डिक्रीज हो रहा है 10% का, यानी कि नीचे चल गया डाउनवर्ड। अब ये इंक्रीज हो रहा है हमारा 15% का, ठीक है, ये फिर बढ़ गया। ये इंक्रीज हो रहा है 10% का, ये फिर कम हो गया, और ये इंक्रीज हो रहा है 5% का, तो ये और कम हो गया। अब ऐसे तो हमने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव देखे थे, यहाँ पे ये अपवर्ड डाउनवर्ड आ रहे हैं, ये कैसे? तो दैट इज द रीजन वाई हम ट्रेंड सेल्स को देखते हैं, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम परसेंटेज के बेसिस पे चेक करते हैं, 15%, 5%, 10%, ठीक है। तो ऐसे हम सारी चीजें चेक करते हैं। दो द सेल्स आर मोर, सेल्स ज्यादा है बेस ईयर से, बट रेट, जो हमारा रेट है उसमें फर्क है, फाइन। ओके, सो नाउ द लास्ट इज द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड्स। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, लेट्स चेक दैट। ओके, सो अब इसमें हमने क्या करना है कि 1 ईयर टेकन एज अ बेस ईयर मैंने आपको ऑलरेडी करके बता दिया है, बट स्टिल फॉर एग्जांपल हमने 2015 था, वो हमने बेस ईयर इज इक्वल टू 100 ले लिया, ठीक है, और उसको हमने 100 एज्यूम कर लेना है, right? Trend percentages are calculated in relation to the base year. If the figures in other year is less than the figure in the base year, the trend percentage will be less than 100, and if more than the 100, if the figure is more than the base year figure, each year's figures is divided by the base year's figure. ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर सारी चीजें करके बता दी है, ये जो मैंने ये वाली जो चीज की थी। सो दिस इज सेम, एंड आपको इतना वो करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द थ्योरी, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द इंटरप्रिटेशन। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ कॉशियस स्टडी। इसमें बहुत सारी कॉशियस स्टडीज होती है। The mere increase or decrease in the trend percentage may give misleading result in the study resolution. An increase in the 20% in current assets may be treated favorable. अगर 20% increase है तो वो favorable माना जाएगा। अगर ये increase in the asset accompanied by the equivalent increase in the current liabilities, then this increase will be unsatisfactory. अगर assets भी 20% increase है and liabilities भी 20% increase है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, बिकॉज हमारे पास लाइबिलिटीज भी उतनी खड़ी है। इंक्रीज इन सेल्स मे नॉट इंक्रीज इन प्रॉफिट्स इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज आल्सो गॉन अप। अगर जो सेल्स में हमें सपोज इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट्स में हमें इंक्रीज नहीं हुआ है, राइट, तो इसका मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं कॉस्ट का
प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो बेस ईयर है वो हमारा बहुत ज्यादा केयरफुली सिलेक्ट होना चाहिए। बेस ईयर जो है वो नॉर्मल पीरियड का होना चाहिए एंड प्राइस लेवल हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। बट इफ द फिगर ऑफ द बेस पीरियड विल बी इज वेरी स्मॉल देन द रेशियोज कैलकुलेटेड ऑन दिस बेसिस मे नॉट गिव अ ट्रू आइडिया। अगर जो हमारे बेस ईयर है वो सही से हम नहीं लेंगे तो उसके बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छे से नहीं आएगा। सो दैट हैज टू डू विद द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, अभी हम सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी में हमें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर वो बाय चांस पूछेगा भी तो वो क्या पूछ सकता है, ट्रेंड एनालिसिस का मीनिंग, उसके एक एग्जांपल एंड उसके बाद उसका प्रोसीजर, राइट। सो एंड इतनी सी इंटरप्रिटेशन, फाइन। सो दिस इज ओनली अबाउट दिस एंड हमने बोला था वहां पे उसमें कि हमें सिर्फ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट देखनी है, सॉरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखी है, उसके बाद हमने कॉमन साइज देखना है एंड फिर ट्रेंड एनालिसिस देखना है। हमें बस इतना ही बोला गया था एंड हमें थ्योरी के लिए बस इतना ही करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है हम एक बार वो भी देख देखते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की, राइट। लेट्स सी दैट। ओके, सो नाउ कम्स द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि जो भी हमने एनालिसिस की है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, राइट। सो वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत यूजफुल है, राइट, क्योंकि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि पैसों के बारे में बताता है, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, राइट। दैट मीन्स वी शुड नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। हमें सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला, इट स्टडीज ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स, यानी कि सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट्स पे ध्यान देता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये सिर्फ साल में एक बार या आधी बार बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ समरी होती है, इसमें प्रॉपर डिटेल नहीं होता, इसमें एक समरी पिक्चर होती है, डे टू डे सिचुएशन इसमें नहीं बताई जाती, रोज के रोज हमारी जो हमारी कंपनी में है वो क्या हो रहा है, राइट। सो कई बार ये जो रियल चीजें हैं वो ना बता पाए, ये पूरी साल की चीजें इकट्ठी करके बताता है। सो इसमें सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट्स हैं, यानी कि फुल ईयर की या हाफ ईयरली की रिपोर्ट्स हैं, डे टू डे रिपोर्ट्स नहीं है। तो एक उसका ड्रॉबैक है। हमें डे टू डे अगर चीजें पता होंगी तो हम और अच्छे से अपनी कंपनी को मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि सिर्फ पैसे पे उस पे होते हैं, यानी कि सिर्फ इसमें पैसों के बारे में बताया जाता है, कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी, मार्केट की गुडविल, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल्स, यानी कि इसमें प्राइस लेवल्स भी इग्नोर होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड पे होती हैं एंड इसमें इन्फ्लेशन या प्राइस, कई बार महंगाई बढ़ जाती है, सामान सस्ता होता है, उसमें सारी चीजें ये नहीं बताते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न एंड डज नॉट गिव एग्जैक्ट पोजीशन। अब ये गोइंग कंसर्न है, यानी कि अकाउंटिंग की पॉलिसीज है, राइट। तो कंपनीज डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन को बार बार, मतलब हम डेप्रिसिएशन की जो डेप्रिसिएशन होता है वो हम बार बार चेंज करते हैं, राइट। तो उसमें कई बार क्या है कि हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो गलत भी हो सकती है। सो ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे है, जो कंसेप्ट एंड कन्वेंशन है वो बहुत अच्छे से यूज होने चाहिए। Next one is changes in accounting procedure by the firm may not be often make financial analysis misleading. Analysis is the only a means, not the end. हम जब एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, वो हमारी सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो हमारी कोई भी चीज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, वो हमें प्रॉब्लम को दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सपोज एक बिजनेस है कपड़ों का, राइट। तो हमने देखा कि 2020 में मेरी फॉर एग्जांपल 50,000 सेल्स थी, 2021 में 1 लाख हो गई, तो 50,000 का जो मेरा है प्रॉफिट हुआ। या अब फॉर एग्जांपल कि मैंने सपोज मेरी पिछली की सेल्स थी पिछले ईयर की 1 लाख, इस ईयर की है 50,000, तो 50,000 का मेरा लॉस हुआ। अब जो ये लॉस है ये मेरा क्यों हो रहा है ये मेरे को कोई नहीं बताएगा, राइट। हमें एनालिसिस से ये जरूर पता चल जाएगा, कंपेयर जरूर हो जाएगा कि हमारा कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बट क्यों हो रहा है एंड हम इसको कैसे सही कर सकते हैं ये कोई भी नहीं बताएगा। तो ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस की प्रॉब्लम है कि वो नहीं बताता कि इस चीजों को सही कैसे करना है, राइट। ओके, सो डिफरेंट पीपल में इंटरप्रेट द सेम एनालिसिस इन डिफरेंट वेज। कई बारी एक चीज होती है उसको एनालिसिस करने के लिए
ए पर्सन का तरीका अलग होता है एंड बी पर्सन का तरीका अलग होता है, राइट। तो ये भी कई बारी चीजें गलत हो सकती हैं, क्योंकि डिफरेंट जो लोग हैं वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चीजों को एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करना कई बारी सही नहीं निकलता, कई बारी वो चीजें गलत हो जाती है, राइट। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। पहले हमने देखा कि हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, देन हमने देखा उसके जो फाइनेंशियल एनालिसिस की जरूरत किस किस को पड़ती है, देन हमने ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, राइट। उसके बाद हमने देखा हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिर हमने देखा ट्रेंड एनालिसिस, देन हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हमने बहुत सारी चीजें देखी एंड विद दिस वी एंड विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत छोटा था एंड इसकी थ्योरी बहुत इजी है, सो चांसेस आर लेस, बट स्टिल वी कैन नेवर नो कि कौन सी किसमें थ्योरी आ जाए, बिकॉज 50-50 हमारा एग्जाम होता है, 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल। So theory is also as important as the practical. So by this we end us with the chapter 2, which was financial statement analysis. I hope it's clear to you. In the next video we'll be starting chapter number 3. We'll be studying theory of chapter number 3, which is ratio analysis. So thank you.